कैसे हैं दोस्तों? फर्ज करें आज किसी वजह से अमेरिका बतौर सिंगल वर्ल्ड पावर खत्म हो जाए या अपनी ताकत खो बैठे, तो ऐसे में जो नई दुनिया वजूद में आएगी वो कैसी होगी? नया वर्ल्ड ऑर्डर कौन और कैसे चलाएगा? चलेगा भी या नहीं? चीन उसे लीड करेगा या रूस करेगा या यूरोपीय यूनियन इसके लिए कोई बंदोबस्त करेगी या फिर कोई और सूरत होगी? ये जो हमने आपके सामने सूरत-ए-हाल रखी ये एक फर्जी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन 1980 1980s के आखिर में और 90s के शुरू में जब सोवियत रूस टूट गया था तो वाकई ऐसी एक सिचुएशन दुनिया के सामने पैदा हो गई थी, सामने आ गई थी। यानी एक दुनिया जो कई दहाइयों से 3 ब्लॉक्स में जी रही थी वो खत्म हो गई थी। ये 3 ब्लॉक्स दरअसल 2 नजरियात के गिर्द कायम थे, 2 आइडियोलॉजीज के गिर्द कायम थे। एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था जिसे अमेरिका फ्री वर्ल्ड कहता था, वो था फ्री वर्ल्ड इसलिए कि इसमें सियासत, मईशत और मीडिया को काफी फ्रीडम थी। दूसरा ब्लॉक कम्युनिस्ट था जिसमें वन पार्टी सिस्टम था, वेलफेयर स्टेट का तस्वुर था और इस कम्युनिस्ट ब्लॉक को, दूसरे ब्लॉक को सोवियत रूस लीड करता था। इस ब्लॉक में सोवियत रूस के साथ पोलैंड था, ईस्ट जर्मनी और कुछ और इत्तेहादी थे। तीसरा ब्लॉक नॉन एलाइड कंट्रीज का था जो इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी के भी साथ नहीं खड़े थे। इनमें इंडिया और मिस्र वगैरह थे। इसे कोई लीड नहीं करता था, लेकिन ये तीसरा ब्लॉक दरअसल पहले दोनों ब्लॉक्स में से किसी के साथ मुंसलिक होने के बजाय दोनों राइवल्स से अच्छे ताल्लुकात रखता था, दोनों ब्लॉक से अच्छे ताल्लुकात रखता था। सो ये तीनों ब्लॉक्स ही दरअसल दुनिया की सारी सियासत, ताकत, इकोनॉमी और ट्रेड की ग्रेट गेम में मुख्तलिफ तरीकों से चालें चला करते थे। एक वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा कायम था जिसमें ये तीनों ब्लॉक्स फिट हो चुके थे या आपस में लड़ रहे थे, ये उसकी इक्वेशन बनाते थे। लेकिन जब 90s के शुरू में कम्युनिस्ट ब्लॉक का लीडर सोवियत रूस टूट गया तो ये पूरा ब्लॉक ही खत्म हो गया, इसके इत्तेहादी भी बिखर गए। इस ब्लॉक के खत्म होते ही अब जाहिर है वो जो तीसरा ब्लॉक था दरमियान में नॉन एलाइड्स का, वो भी खत्म हो गया, क्योंकि अब 2 में से एक ब्लॉक को मुंतखब करने की बात ही नहीं रही थी। एक ही ब्लॉक, सेकुलर डेमोक्रेटिक ब्लॉक बाकी बचा था जिसे अमेरिका अपने वेस्टर्न एलाइज के साथ अब मिलकर चलाने लगा था। सो अब इस एक ताकतवर ब्लॉक के साथ दुनिया कैसी होगी? क्या अब कोई और नए ब्लॉक्स बनेंगे? दुनिया में नई ग्रुपिंग अगर होगी तो किस बुनियाद पर होगी? अगर मगरबी ब्लॉक को, वेस्ट ब्लॉक को, फ्री वर्ल्ड को, अमेरिकी ब्लॉक को जिंदा रहना है तो उसे क्या करना चाहिए? ये वो सवालात थे जिनका जवाब 1996 में राइटर सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर में दिया। इस किताब में उन्होंने बुनियादी तौर पर यह बताया कि अब तक जो नजरियात की वजह से दुनिया में ब्लॉक्स बने थे, आइडियोलॉजीज की वजह से ब्लॉक थे, ये दौर अब खत्म हो चुका। आइंदा की दुनिया नजरियात पर नहीं बल्कि तहजीबी फर्क पर अलायंसेस, इत्तेहाद बनाएगी। सिविलाइजेशंस अपने से मिलती जुलती सिविलाइजेशंस के साथ, कल्चर्स अपने जैसे कल्चर्स के साथ ब्लॉक्स बनाएंगे। ये तहजीबों के ब्लॉक्स, कल्चर्स के ब्लॉक्स आपस में अब टकराएंगे, यानी अब सिविलाइजेशंस का क्लैश होगा, तसादुम होगा। आपको बताएं साथियों कि हंटिंगटन दरअसल इस किताब को लिखने के लिए बहुत मौजू फिट आदमी थे उस वक्त, या उन लोगों में से थे जो ये किताब लिखने के लिए फिट लोग थे, क्योंकि वो दानिश्वर तो थे ही लेकिन उनको इंटरनेशनल ग्रेट गेम का ज़ाती तजर्बा बहुत सामने से भी था। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट जिमी कार्टर के दौर में डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी प्लानिंग थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अफेयर्स के डायरेक्टर भी रहे थे और फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के फाउंडर भी थे। सो वो इस मैदान को, वर्ल्ड पावर्स की गेम को समझने वाले चंद बेहतरीन दिमागों में से थे। वो क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशन के शुरू ही में ये बता देते हैं कि सिविलाइजेशन से उनकी मुराद क्या है। वो कहते हैं कि एक ऐसा मुआशरा तहजीब याफ्ता, सिविलाइज्ड होगा, सिविलाइजेशन बनाएगा जो कि खाना बदोश ना हो, जो एक जगह टिक कर बैठ गया हो, सेटल्ड हो सदियों से, इसके लोग शहरों में रहते हों, पढ़े लिखे हों। वो कहते हैं कि इस तरह की तहजीबें दुनिया में एक नहीं कई जगहों पर परवान चढ़ चुकी हैं और ये सब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ भी हैं, क्योंकि हर एक को मुख्तलिफ हालात से गुजरना पड़ा, हर एक की तारीख मुख्तलिफ है। इस दौर में जब वो किताब लिख रहे थे तो वो कहते हैं कि दरअसल 5 बड़ी तहजीबें हैं जिनमें टकराव होगा। इनमें इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस हैं जो वो अपनी किताब में डिस्कस करते हैं ख़ास तौर पर। हंटिंगटन कहते हैं कि उनकी नज़र में अब दुनिया में लोग अपने करीबी कल्चर से रिश्ता जोड़ने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस करेंगे, बजाय किसी नज़रियाती हम आहंगी के, आइडियोलॉजिकल अलाइंस के। वो अपने कल्चर और रवायात को तरजीह देंगे।
चुनाचे अब ऐसा नहीं होगा कि किसी इंटरनेशनल मसले में एक तहजीबी ब्लॉक के ममालिक अपने ही किसी ब्लॉक के मुल्क को सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हों कि इसकी कोई मुआशी, स्ट्रेटजिक या आइडियोलॉजिकल वजह है, बल्कि हर तहजीब अपने ब्लॉक के साथ पूरी ताकत से सिर्फ इसलिए खड़ी होगी कि वो उसे अपना हिस्सा समझती है, वो उसे अपना पीयर, अपना रिश्तेदार मानती है। मॉडर्न दौर में साथियों अगर हम देखें तो इसकी बहुत बड़ी मिसाल इसराइल और वेस्टर्न वर्ल्ड है, जिसमें पूरा वेस्ट इसराइल के साथ तमाम आइडियोलॉजीज एक तरफ रख के सिर्फ इसलिए खड़ा है कि वो उसे अपना तहजीबी हिस्सा समझता है, जबकि अरबों को वो एक दूसरी तहजीब बल्कि एक दुश्मन तहजीब समझते हैं। दूसरी तरफ अरब और मुस्लिम वर्ल्ड फलस्तीनियों के साथ आप देख सकते हैं कि खड़ी है। इसराइल के नुकसान पर भी उन्हें कतन कोई परेशानी नहीं होती। तो ये इस आइडियोलॉजी की कि अब तहजीबों का टकराव होगा एक ताज़ा मिसाल है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हंटिंगटन वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दो बड़ी गलतफहमियां दूर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अगर मगरबी दुनिया को ये लगता है कि मुस्लिम तहजीब के सेकुलर लीडर्स दरअसल हमारी तरह लिबरल और सेकुलर वैल्यूज के साथ खड़े होंगे और मजहब को कभी बुनियाद नहीं बनाएंगे, तो ये सरासर गलत है। उनके मुताबिक मुस्लिम वर्ल्ड में बज़ाहिर सेकुलर और लिबरल नजर आने वाला लीडर भी दरअसल मुस्लिम तहजीब का ही अलमबरदार होता है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना बड़े कमिटेड सेकुलर शख्स थे, लेकिन यही वो लीडर भी थे जिन्होंने पूरे जोश व खरोश से इस्लाम को नई पाकिस्तानी रियासत की बुनियाद बना दिया। मगरबी तहजीब के लोगों की दूसरी गलतफहमी जिसे वो दूर करना चाहते हैं वो ये है कि वेस्ट अपनी सिविलाइजेशन को ग्लोबल आलमगीर समझता है और उसका ख्याल है कि मगरबी कल्चर अब यूनिवर्सल कल्चर बन चुका है। सैमुअल इस ख्याल को सख्ती से मुस्तरद करते हुए इसे नॉनसेंस कहते हैं। वो सवाल करते हैं कि नीली जीन्स में और मोटा करने वाले बर्गर्स में और कोका कोला पेप्सी में भला वो कौन सी चीज़ है जो दुनिया को हमारे कल्चर के बारे में बताती है। वो पूछते हैं कि क्या जीन्स पहनने वाले और बर्गर खाने वाले, कोक पीने वाले मशरकी तहजीब के नौजवान मगरिब के खिलाफ बंदूक नहीं उठाते। वो ये भी नहीं मानते कि इंटरनेशनल मीडिया पर वेस्ट का ज़्यादा अख्तियार होने की वजह से, मोनोपोली होने की वजह से अब दुनिया उन्हीं के एंगल से सोचने भी लगी है। वो पूछते हैं कि क्या इराक या किसी भी मुस्लिम मुल्क पर जब अमेरिकियों के या ब्रिटिश के बम गिराने की खबरें आती हैं तो वेस्टर्न और मुस्लिम तहजीब के लोग एक ही तरह रिएक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि हरगिज़ नहीं। मगरबी तहजीब के लोग इराक या लिबिया पर फाइटर जेट्स के हमलों को एक कामयाबी और फतह के तौर पर देखते हैं, जबकि मुस्लिम वर्ल्ड में इसे एक जुल्म के तौर पर देखा जाता है। सो फिल्म्स और न्यूज़ चैनल्स की मकबूलियत और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप, मोनोपोली किसी कल्चर को आलमगीर नहीं बना रही। सैमुअल मगरबी दुनिया के लोगों से एक दिलचस्प सवाल भी पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या 1970s और 80s में जब अमेरिकियों ने लाखों जापानी कारें, कैमरे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदे थे तो क्या साथ में जापानी कल्चर भी खरीदा था? ज़ाहिर है नहीं खरीदा था, नहीं अपनाया था। इसी तरह वो कहते हैं कि वेस्टर्न प्रोडक्ट्स खरीदने वाले एशियाई और मुस्लिम ममालिक के अवाम भी वेस्ट के सो कॉल्ड ग्लोबल कल्चर को इन चीज़ों की वजह से नहीं अपनाएंगे। राइटर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में मगरबी दुनिया की एक तीसरी गलत फहमी भी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ लोग समझते हैं कि हमारी वैल्यूज़ बाकी कल्चर से, मुस्लिम से, चाइनीज़ से, इंडियन, रशियन सिविलाइजेशन से बेहतर हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ईस्टर्न कल्चर्स और खुसूसन मुसलमान भी अपने कल्चर को उतना ही सुपीरियर, उतना ही बेहतर समझते हैं जितना कि हम लोग अपने कल्चर को समझते हैं। बल्कि ईस्टर्न सोसाइटीज़ वेस्ट को खुद से बेहतर समझने के बजाय उल्टा वेस्टर्न कल्चर को, वेस्ट के लोगों को मुनाफिक, हिपोक्रेट, डबल स्टैंडर्ड्स वाला समझते हैं। मिसाल इसकी हंटिंगटन ये देते हैं कि वेस्ट डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को सपोर्ट करता है, लेकिन अगर ईस्टर्न ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में डेमोक्रेसी के जरिए ही मजहबी बुनियाद परस्तों को हुकूमत मिल जाए तो ये नतीजा वेस्ट कबूल नहीं करता। इसी तरह वेस्टर्न पावर्स ईरान और इराक को एटॉमिक बॉम्ब बनाने से रोकती हैं, इस असूल पर रोकती हैं कि एटमी हथियारों का फैलाव गैर कानूनी है, ये नहीं होना चाहिए, ये इंसानी वैल्यूज़ के खिलाफ है। लेकिन यही पाबंदी वेस्ट इसराइल पर नहीं लगाता, बल्कि उसे एटमी कुव्वत बनाने में मदद देता है, क्योंकि उसे वो अपनी तहजीब का हिस्सा समझता है। लिहाजा साबित हुआ कि मगरिब की ये सोच कि उसकी वैल्यूज़ बाकियों से बेहतर या यूनिवर्सल हैं, सरासर हमाकत है। मगरबी तहजीब को इस धोखे से वो कहते हैं निकल आना चाहिए कि बाकी दुनिया भी चीज़ों को उसी तरह देखती है जैसे कि हम देखते हैं। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में पी हंटिंगटन आबादी के मसले को भी डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि आने वाले बरसों में सिविलाइजेशंस के दरमियान आबादी का फर्क भी झगड़े का, लड़ाई का एक बायस बनेगा। वो लिखते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी से वेस्ट समेत तकरीबन तमाम गैर मुस्लिम हमसायों को तशवीश आज से होने लगी है। इसराइल परेशान है कि फ़लस्तीनियों की आबादी मुसलसल बढ़ रही है। स्पेन को शुमाली अफ्रीका में मुसलमानों की पॉपुलेशन ग्रोथ से परेशानी है।
رائٹر کے خیال میں بوسنیا، چچینیا، سینٹرل ایشیا اور کشمیر میں جاری لڑائیوں کی ایک وجہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی ہے۔ اسی طرح بھارت کے اندر بھی مسلمانوں اور ہندو بنیاد پرستوں میں فنڈامنٹلسٹس کے درمیان جو نئے تنازعات شروع ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ہندوؤں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ یورپ میں بھی بڑھتی پھیلتی مسلم آبادی پر تشویش وہ کہتے ہیں کہ پائی جاتی ہے۔ 1990 میں 76% فرانسیسیوں نے کہا تھا کہ ان کے خیال میں فرانس میں عربوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اگلے برس 1991 میں 51% فرینچ لوگوں نے کہا کہ انہیں جنوب سے یعنی شمالی افریقہ کے مسلمانوں سے خطرہ ہے، جبکہ صرف 8% نے کہا کہ ایسٹ سے یعنی روس سے انہیں خطرہ ہے، جو کہ ان کا تاریخی طور پر دشمن رہا ہے۔ 94 میں 47% جرمنز نے کہا کہ انہیں اپنے علاقوں میں عربوں کا رہنا پسند نہیں۔ 36% نے کہا کہ وہ ترکوں کو پسند نہیں کرتے، جبکہ 22% لوگوں نے یہودیوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ہنٹنگٹن لکھتے ہیں کہ یورپ میں جو اینٹی سیمیٹزم یہودیوں کے خلاف تھا، اب اس کی جگہ عربوں سے نفرت نے لے لی ہے، یعنی دونوں تہذیبوں میں مخالفت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ رائٹر پی ہنٹنگٹن سمجھتے ہیں کہ جلد ہی ویسٹرن سویلائزیشن سے مقابلے کے لیے اسلامی تہذیب کے ساتھ ایک اور بڑی تہذیب بھی شامل ہو جائے گی، یعنی چائنا۔ وہ چین کو انٹرنیشنل پاور گیم کا سب سے بڑا کھلاڑی کہتے ہیں، کیونکہ اس کی آبادی اور شاندار تاریخ دونوں اس کی طاقت ہیں۔ چین 1980 سے اپنی فوجی طاقت کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ 88 سے 93 کے دوران محض 5 برس میں چین کے دفاعی اخراجات دگنا ڈبل ہو چکے ہیں۔ پہلے چین صرف سوویت روس کے خلاف اپنا ڈیفنس کر رہا تھا، لیکن سوویت روس کے خاتمے کے بعد سے اس نے ڈیفنس کو ساتھ رکھتے ہوئے اب پاور پروجیکشن بھی شروع کر دی ہے۔ وہ ساؤتھ چائنا سی کے جزیروں میں اپنی بیسز قائم کر رہا ہے۔ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے یہ بات آج سے 28-29 برس پہلے لکھی تھی۔ اس وقت چین روس کا قریبی اتحادی نہیں تھا، لیکن آج ہے۔ تو سیموئل کی یہ بات یہاں درست ثابت ہوتی ہے، جس میں چین ویسٹرن سویلائزیشنز کے مقابلے میں کھڑا ہوگا اور سب سے بڑا پلیئر ہوگا۔ آج چین اس دور کے سوویت روس اور موجودہ رشین فیڈریشن سے بھی طاقتور ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہنٹنگٹن کی ایک اور پیشگوئی بھی کسی حد تک درست ثابت ہوئی ہے، مگر مکمل نہیں۔ وہ یہ کہ چین زیادہ دیر نہیں لگائے گا اور مسلم تہذیب کے ساتھ کھڑا ہوگا، ویسٹ کو چیلنج کرے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے پہلی بار چین نے 2 بڑے طاقتور اور بااثر مسلم ممالک ایران اور سعودی عرب میں صلح کروائی، دونوں کے ٹوٹے ہوئے تعلقات کو بحال کروایا اور بطور عالمی طاقت اس کی گارنٹی بھی دی۔ اسی طرح پاکستان کے ساتھ چین کا اتحاد، سی پیک اور ڈیفنس کوآپریشن، یہ سب باتیں کلیش آف سویلائزیشنز کے اس حصے کو درست ثابت کر رہی ہیں کہ چین ویسٹ کے مقابلے کے لیے اسلامی تہذیب کے ساتھ زیادہ کھڑا ہوگا۔ چین اور اسلامی دنیا کے الائنس اتحاد کو مصنف نے مشہور چائنیز فلاسفر کنفیوشس کے نام پر کنفیوشین اسلامک کنیکشن کا نام دیا تھا، بلکہ ہنٹنگٹن کا خیال تھا کہ کنفیوشین اسلامک کنیکشن کے ساتھ ایک اور سویلائزیشن بھی جلد یا بدیر جڑ جائے گی، اور یہ ہوگی رشین سویلائزیشن۔ اگر اس کے خیال میں یہ تینوں تہذیبیں ملتی ہیں، کسی قسم کا الائنس بناتی ہیں، تو ویسٹرن سویلائزیشن کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ ہوگا، یہی بلاک سب سے اس کے لیے مشکل ہوگا۔ یہ کتاب ساتھیوں، جیسا کہ آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ ویسٹرن سویلائزیشن کو بچانے کے نقطہ نظر سے لکھی گئی تھی، سو اس میں جا بجا مصنف ویسٹرن پاورز کو مشورے بھی دیتے ہیں۔ وہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ چین کے مقابلے کے لیے ایسٹ ایشیا کے ممالک جاپان، تائیوان، فلپائن، ملائیشیا، انڈونیشیا، ویتنام وغیرہ کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی اتحاد بنانا چاہیے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ ایشیا کے اہم ملک فلپائن کے لیے امریکی وزارت خارجہ سے وہی الفاظ ادا ہوتے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے پہلے ادا ہوتے تھے، اور آج بھی ہو رہے ہیں کہ امریکہ فلپائن کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، وہ اس کے ساتھ آئرن کلیڈ الائنس کی بات کرتے ہیں۔ جاپان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں کہ روز نئی خبریں آتی ہیں کہ چین کے مقابلے میں امریکہ اور جاپان سیکورٹی الائنس کا ایک نیا دور شروع کر رہے ہیں، اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ تو یہ واقعات بھی کم از کم کلیش آف سویلائزیشنز اس کتاب کے ایک اور حصے کی پیشگوئی کو درست ثابت کرتے ہیں، جو کہ مشورے کی شکل میں دی گئی تھی۔ مصنف نے روس کو چین کے خلاف استعمال کرنے کے بھی مشورے دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا خیال ہے کہ امریکہ روس سے ڈیل کر سکتا ہے، کیونکہ ایسٹرن رشیا جہاں زیادہ آبادی ہے، رشیا کا سب سے زیادہ حصہ وہیں رہتا ہے، وہ تاریخی طور پر ویسٹرن سویلائزیشن کا ہی تو حصہ ہے۔ سو روس کو کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر ویسٹرن سویلائزیشن کا دوست بنایا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یورپی یونین اور نیٹو کو سینٹرل اور ایسٹرن یورپ میں یوکرین سے پیچھے تک ہی پھیلایا جائے اور روس کو گارنٹی دی جائے کہ نیٹو کو یوکرین اور روس کے بارڈر تک نہیں لایا جائے گا،
तो उसे दोस्त बनाना बहुत आसान होगा। सिर्फ रूस के यूक्रेन पर हमले या कब्जे की सूरत में ही नाटो को फैलाया जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। आप देखें साथियों कि बहुत से दूसरे दानिश्वरों की तरह सैमुअल की ये पेशगोई भी दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि बहुत से स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अगर यूरोप ने यूक्रेन तक या किसी भी तरह रूस के बॉर्डर तक नाटो को ले जाने की कोशिश की या ऐलान किया तो रूस कभी चैन से नहीं बैठेगा, वो हमला करेगा। आप देखें कि 2 साल पहले वही हुआ। साथियों, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस किताब का एक अहम पॉइंट ये है जिस पर वो बहुत डिस्कस करते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की ताकत ज़वाल पजीर है, गिर रही है। गो के सोवियत रूस के खात्मे के बाद अब भी वेस्ट बहुत बड़ी ताकत है। टेक्नोलॉजी, मिलिट्री और इकोनॉमी में कोई वेस्टर्न पावर्स का मुकाबला आज भी नहीं कर सकता, लेकिन उसकी ताकत का सफ़र पस्ती की तरफ है, बुलंदी की तरफ नहीं है, क्योंकि कितने ही बड़े ममालिक और खित्ते इकोनॉमी और मिलिट्री में मुसलसल तरक्की तो कर रहे हैं, वो मुकाबले में भी खड़े हो रहे हैं। तो वेस्ट के लिए बेहतर यही है कि वो अपने आइडियल्स यानी लिबरल डेमोक्रेसी वगैरह को यूनिवर्सल समझकर दूसरों पर ना ठोंसे और इस कोशिश में अपनी एनर्जी और दौलत बर्बाद ना करे, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकत अपने आइडियल्स पर और अपने आप को बचा कर रखने पर खर्च करें। मुसन्निफ के ख्याल में वेस्ट को अगले चंद डेकेड्स में, चंद दहाइयों में बड़ी माइग्रेशंस का भी सामना करना होगा। इसके लिए मगरिब को तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं मुस्लिम ममालिक में नौजवानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है। ये आबादी वेस्टर्न ममालिक का रुख करेगी, जिससे मिलिटेंसी में भी उनके ख्याल में इजाफा होगा। उनकी इस प्रेडिक्शन का एक हिस्सा दुरुस्त साबित हुआ कि मुस्लिम ममालिक से नौजवान खुसूसन अफ्रीका और तुर्किया के रास्ते यूरोप जा रहे हैं, लेकिन इसी सिलसिले में उनकी दूसरी पेशगोई कुछ दुरुस्त नहीं निकली। वो दूसरी पेशगोई जो उन्होंने की थी वो ये थी कि 2020s और 30s में इस्लामी दुनिया में आबादी का बढ़ना कम हो जाएगा। उस दौर में मुस्लिम दुनिया और वेस्ट के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। इसे मुसन्निफ ने कोल्ड पीस, सर्द अमन का नाम दिया था, यानी कशीदगी तो रहेगी लेकिन किसी बड़े हादसे का इम्कान नहीं है। ये पेशगोई हम आज देखते हैं कि बुरी तरह गलत साबित हुई है। इस वक्त जब हम 2024 के मिड में बैठे हैं तो वेस्ट और ईस्ट और खुसूसन वेस्ट का मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुक बहुत बिगड़ चुका है, खास तौर पर गजा इसराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। साथियों, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस 90 की दहाई की 90s की सबसे मशहूर किताब थी। जितनी इसकी तारीफ हुई उतनी ही इस पर तनकीद भी हुई। सबसे बड़ी और तबाहकुन गलती जिसकी तरफ क्रिटिक्स ने इस किताब में इशारा किया वो ये थी कि पी हंटिंगटन समझते हैं कि तहजीबों का फ़र्क लाजमी तौर पर एक झगड़े में, एक क्लैश में बदलेगा, जबकि ऐसा ज़रूरी तो नहीं और अक्सर होता भी नहीं। कौमों और ब्लॉक्स के क्लैशेस की बहुत सी दूसरी वजूहात भी तो होती हैं। इस तनकीद का एक जवाब उस वक्त भी हमें मिलता है जब हम देखते हैं कि रूस खुद भी मगरबी तहजीब का ही तो हिस्सा है, लेकिन वो कोल्ड वॉर के दौरान और अब भी मगरबी तहजीबी ब्लॉक से, अगर वो एक ब्लॉक है तो उनसे तो लड़ ही रहा है। दूसरी बड़ी तनकीद इस किताब पर यह थी कि पी हंटिंगटन ने जैसे मुस्लिम और वेस्टर्न सिविलाइजेशंस के ब्लॉक बनाए हैं, ये बहुत सिंपलिस्टिक, बहुत बचगाना सा एक तस्वुर है, क्योंकि तहजीबें भले बाहर से ऊपर से एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनमें जोग्राफिये और ज़ुबान की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क भी होता है। अरबी बोलने वाले और फ़ारसी बोलने वाले मुस्लिम तहजीब के नुमाइंदे दुश्मन भी हो सकते हैं और दोस्त भी। इन्हें हर सूरत एक ही ब्लॉक समझना एक हमाकत होगी। फिर राइटर ने माइग्रेशन की वजह से जो क्लैश की बात की उस पर भी तनकीद बहुत हुई। कहा गया कि आबादी की मुंतकली से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को तो बहुत सहारा मिला और उसके पास बेहतरीन दिमाग आए और ईस्ट वेस्ट का जहनी फासला कम हुआ। इनमें बजाय क्लैश के अच्छा ताल्लुक भी इस वजह से डेवलप हुआ कि एक दूसरे को समझने लगे। मुख्तसर ये साथियों के पी हंटिंगटन की किताब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस आज तक कई बार किसी न किसी हवाले से डिस्कशन में आती रहती है, कभी तारीफ से और कभी तनकीद की वजह से, लेकिन हर एतबार से ये अपने दौर की बेहतरीन और अहम तरीन किताबों में से है। इसीलिए हमने आपके लिए तारीख की 100 किताबों में इसे भी रखा है। अभी मजीद किताबों पर आप डॉक्यूमेंट्रीज हमारी इस सीरीज में जरूर देखेंगे, हम आपके सामने लाएंगे। अब तक जिन तारीखी किताबों की मिनी समरी डॉक्यूमेंट्रीज हम बना चुके हैं वो सब आपके लिए इस प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। यहाँ देखिए कि मुस्लिम स्पेन का अरूज ज़वाल क्या था, और यहाँ जानिए पाकिस्तान में मार्शल आर्ट्स लगते रहे लेकिन हमसाया भारत में एक भी नहीं लगा, क्यों?